कल वो टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर था। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? हाँ, कल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। सफोकेशन का अभी 8-10 दिन ऐसा चलेगा अगर बारिश नहीं आई तो कल वो टॉपिक मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया था, लोक अदालत वाला, है ना। चलो आगे बढ़े उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। हाई कोर्ट को एक बार जल्दी से रिवाइज कर दें। इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25। सबसे पहले 3 पुराने, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। आज अगर कोई पूछे कि बम्बई हाई कोर्ट में किस किस की बैठक है, पूरा महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव। कलकत्ता किस किस को देखता है? बंगाल और अंडमान निकोबार। और मद्रास तमिलनाडु और पुदुचेरी को। अगर कहें सबसे नया, सबसे न्यू हाई कोर्ट तो हमारा है आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट। वैसे तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बन गया था 1954 में, लेकिन आज ये वाला हाई कोर्ट जो कहाँ स्थित था? हैदराबाद। अब किसके पास चला गया? तेलंगाना। तो अब आंध्र प्रदेश के पास क्या है? नया हाई कोर्ट अमरावती में। कब बना है ये? 1 जनवरी 2019 को। आपके देश में आज़ादी के बाद ये जो तीनों बने 1862 में बने, फिर 1866 में बना था एक बड़ा हाई कोर्ट। कौन सा था वो? इलाहाबाद। इसके बाद 1916 में एक बड़ा बना था पटना। कहाँ पर है ये? बिहार, मतलब बिहार वाला पटना में है। फिर हमने पढ़ा था देश की आज़ादी के बाद 1948 में एक तो 7 बहनों वाला बना और एक बना था आपका उड़ीसा का। उड़ीसा का कैपिटल में है या अलग शहर में? कैपिटल क्या है उड़ीसा की? भुवनेश्वर। जो कि शहर कौन सा पड़ता है? कटक। इसी तरह से हमने पढ़ा 1949 में बना सबसे बड़े स्टेट का राजस्थान। इसकी राजधानी में नहीं है, जयपुर में नहीं है। कहाँ पर है? जोधपुर में। फिर हम अच्छी तरह जानते हैं 1966 में 2 हाई कोर्ट बने थे, एक चंडीगढ़ में बना और एक दिल्ली की क्या खासियत है? दिल्ली अकेला केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना पर्सनल हाई कोर्ट, नहीं तो सबके साझे में है। तो ये कुछ खासी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। हाई कोर्ट में जजेस, अच्छा साझे का हाई कोर्ट किसके हाथ में बनाना? लेकिन हाई कोर्ट के जजेस की संख्या राष्ट्रपति। इसमें एक बैठता है चीफ जस्टिस, इंडिया मत लगाना उसके आगे, और ये डिसाइड कौन करता है? राष्ट्रपति। क्या ये सब राज्यों में बराबर है? नहीं। ये सबसे बड़ी संख्या कहाँ मिलेगी? इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी का है, राजधानी में नहीं, राजधानी लखनऊ में खंडपीठ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगभग कितने जजेस की संख्या? 160। 2 तरह के जजेस होते हैं, इनमें एक होते हैं परमानेंट जो कि कितने साल तक बैठेंगे? 62। और एक अगर परमानेंट कम हो, काम पूरा ना हो रहा हो, तो एडिशनल जज या एडहॉक। कौन से रखे जाते हैं? यहाँ रखे जाते हैं एडिशनल। सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे एडहॉक। एडिशनल जजेस रिटायर हो चुके जजेस में से बना लिए जाते हैं, और जिसको एडिशनल बनाना है उसको बनाने की पावर आपके देश के राष्ट्रपति, आपके देश के सीजेआई, और जिस हाई कोर्ट में बनाना है वहाँ के चीफ जस्टिस, इनकी मर्जी से बनते हैं एडिशनल। एडिशनल जज 99.9% या लगभग 100% मान लो रिटायर्ड जजेस का ही नंबर आ पाता है। यानी 62 के बाद किसी का भाई रिटायर हो गया, अब जजेस की संख्या कम पड़ रही है, केस ज़्यादा, तो उसमें ये यहाँ के हाई कोर्ट का मुखिया बता देगा सीजेआई को, सीजेआई बताएगा राष्ट्रपति को, सर उस राज्य के हाई कोर्ट में जजेस कम है, कुछ टाइम के लिए रखने हैं, तो कहेगा ठीक है एडिशनल रख लो। एडिशनल जजेस मैक्सिमम कितने साल तक काम करते हैं? 2 साल तक। अगर हाई कोर्ट में असली वाला जज नहीं है, परमानेंट जज नहीं है, तो एडिशनल जज को वो सारी पावर्स हैं जो परमानेंट को होती हैं, ये रखवाने हटाने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की है। क्या ये समझ में आ गई सारी बातें? ये हमने कल 2-3 दिन से लगातार यही पढ़ रहे थे। क्या हुआ? खंडपीठ में एक्चुअली क्या होती है, जो छोटे लेवल पे कोर्ट्स, जैसे कोई बड़ा कोर्ट है और उसके पास बहुत सारे केसेस हैं, तो वो जहाँ के केसेस ज़्यादा आते हैं ना, वहाँ पे कोई खास एक खंडपीठ भेज देते हैं, मतलब वहीं रहती है फिर वो। जैसे मान लीजिए यूपी की बात करें, लखनऊ राजधानी है, राजधानी में तुम देखना ज़्यादातर केसेस, जनसंख्या, क्राइम ज़्यादा रहता है, तो ऐसी जगह पे खंडपीठ बना दी जाती है। खंडपीठ वही होती है बेंच, यहाँ भी जजेस बैठते हैं, काम करते हैं। अगर मेन हाई कोर्ट की बिल्डिंग पूछेंगे तो अलग जगह है, लेकिन खंडपीठ की अलग से बेंच बना के भाई 10 जजेस वहाँ जाएंगे, वो सारे मामले वहीं निपटा लेंगे। काम वही करती है ये भी एक तरह से जो हाई कोर्ट करता है। हाई कोर्ट लेकिन एक जगह स्थित होता है, खंडपीठ अलग अलग जगह बना दी जाती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट की 7 बहनें थी, उनका हाई कोर्ट कहाँ था? गुवाहाटी। लेकिन खंडपीठ याद है हर एक की राजधानी में अपनी अपनी बना रखी थी। बाद में 3 ने अपने राजधानियों में हाई कोर्ट बनवाए, लेकिन गुवाहाटी में आज भी 4 राज्यों के हाई कोर्ट तो स्थित है, लेकिन इन तीनों ने अपनी अपनी खंडपीठ बना रखी है। असम को छोड़ दो, अरुणाचल ने अपनी खंडपीठ अपनी राजधानी में, जो बच गया नागालैंड, त्रिपुरा, सबकी खंडपीठ वहीं पर है। तो खंडपीठ भी हाई कोर्ट जैसा ही काम करती है, बस स्थित वहां कर दी जाती है जहां लगता है केसेस ज्यादा। और ज्यादातर आप देखना जिन राज्यों में राजधानी में नहीं है हाई कोर्ट, वहां राजधानी में खंडपीठ का निर्माण कर दिया गया, वहां भी जजेस जाते हैं, सेम कार्यवाही चलती है, लेकिन बिल्डिंग एक जगह स्थापित है कि हाई कोर्ट कहाँ है तो वहां का नाम लिखना है। ठीक है, चलिए आज सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक शुरू करते हैं। देश में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा कोर्ट होता है? सुप्रीम कोर्ट आपके देश में सिर्फ एक है, और नाम सुप्रीम है तो एक ही हो सकता है। हाई कोर्ट तो हमने 25 पढ़े थे। अब पहले सारा टॉपिक समझना, फिर किताब से बहुत आसान दिखेगा। हमारे देश में आप सब जानते हैं ये न्यायपालिका हमें नहीं समझती। किसने हमारे यहाँ शुरू की? अंग्रेजों ने। अंग्रेज हमारे यहाँ न्यायपालिका को इंट्रोड्यूस करते हैं, और फिर उनसे हमें पता चलता है कि न्यायपालिका का एक तरीका होना चाहिए, ये राजा की मर्जी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 1857 की क्रांति तक आपने देखा भारत में राजा महाराजाओं की मर्जी से ही सारी न्याय व्यवस्था चलती थी, और वही अंतिम न्यायपालिका के हेड माने जाते थे। लेकिन 1862 में आप पढ़ रहे हैं आपके देश में क्या देखा गया है? हाई कोर्ट। और इसी के कुछ सालों बाद जब आपके देश
देश में और बड़े लेवल पे अंग्रेजों ने पूरी एक सत्ता जमा ली तो उन्होंने ढेरों हाई कोर्ट्स बना दिए, और हाई कोर्ट्स बनने के बाद धीरे धीरे फिर आपके यहाँ के लोग भी पढ़ने लगे, कई इंडियंस पढ़ लिख के बैरिस्टर बन के और हाई कोर्ट में वकालत करने लग गए। तो फिर ये हमारी एक समझ का मुद्दा बन गया, हमें न्यायपालिका के बारे में सब चीजें पढ़ लिख के ज्ञान आ गया। जब आप उनसे अलग हुए, उससे पहले अंग्रेजों के जाने से पहले की बात है, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। इस एक्ट में कहा गया इंडिया में एक सबसे बड़ा कोर्ट बनाएंगे, सुप्रीम नहीं कहा लेकिन कहा इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट बनाएंगे और वो सारे हाई कोर्ट्स के ऊपर होगा, लेकिन उस बड़े कोर्ट के खिलाफ भी सुनवाई लंदन में करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के चलते 1937 में एक कोर्ट बना दिया, भारत में सबसे बड़ा कोर्ट, जिसको कहा गया ये फेडरल कोर्ट है। ये फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं कहला सकता क्योंकि इसके खिलाफ सुनवाई लंदन में बैठती थी। प्रीवी काउंसिल जिसको बोलते थे ना, आपके यहाँ से भी जजेस गए हैं वहाँ, जो बहुत पढ़े लिखे जजेस थे, जिनमें बहुत कम लिमिटेड थे, ज्यादातर तो उन्हीं के थे, उनका नंबर आया प्रीवी काउंसिल में। प्रीवी काउंसिल आपके यहाँ नहीं है, ये ब्रिटेन में है। यानी आपके देश का सबसे बड़ा कोर्ट है फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट को संघीय न्यायपालिका भी कह देते हैं और न्यायालय। फेडरल कोर्ट के सारे मामले अगर गड़बड़ में लगते हैं तो कौन देख सकती है? प्रीवी काउंसिल। सारे कभी नहीं देखे जाते, कहने की बात है, लेकिन इक्के दुक्के मामले जिनसे लोग खुश नहीं थे वो यहाँ से यहाँ भी पहुंचे हैं लिमिटेड। फेडरल कोर्ट काम करने लग गया और आपके लिए वो सुप्रीम कोर्ट ही था। 1937 से 1949 तक इंडिया में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा कोर्ट था? फेडरल कोर्ट। लेकिन इस बीच में आप आजाद हो गए 1947 में, और 47 के बाद 1950 में आप क्योंकि रिपब्लिक बनने वाले थे, और आपकी वो किताब जिसको आप कहते हैं भारत का संविधान, उसमें आपने कहीं लिखा था भाग 5 में कि अब के बाद भारत में अपनी न्यायपालिका होगी जो एकीकृत होगी। एकीकृत का मतलब जिसमें सारी पावर्स एक के हाथ में होंगी, एक कोई फाइनल हेड होगा, और ये आपने इस किताब में लिखा। इस किताब को आपने अपना लिया 26 जनवरी 1950 को, और इसीलिए इस किताब के लिखे को आपने फॉलो करते हुए महज 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को आपके देश ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बनाई। सुप्रीम कोर्ट कोई नई चीज नहीं थी, आपने फेडरल जो ऑलरेडी चल रहा था पीछे से, इसी को कह दिया अब हम इस कोर्ट को किसके तरीके से ट्रीट करेंगे, जैसे ये क्या हो, सुप्रीम कोर्ट। और फेडरल कोर्ट के मामले कहां जा सकते थे? लंदन में ना, प्रीवी काउंसिल में। इसमें कहा गया मामला कहीं नहीं जाएगा, ये फाइनल डिसीजन मेकर है। कुछ नहीं बदला, वही सेम सब कुछ चलता रहा। इनफैक्ट जो जज था ना वो भी नहीं बदला। इस फेडरल कोर्ट का पहला जज था गोयर करके एक विदेशी, चौथा आदमी काम का है क्योंकि यही आपके सुप्रीम कोर्ट का पहला सीजीआई बनेगा। इसका नाम था हीरालाल जे कानिया। चाहे हरीलाल कहें चाहे हीरालाल कहें, बात एक ही है। थोड़ी सी साउंड बढ़ाने को बोलो उनको। तो हीरालाल जे कानिया या हरीलाल जे कानिया, ये आदमी सीजेआई था। कहाँ के कोर्ट में मुखिया है ये? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई अलग से कोई प्रावधान नहीं किया, पहले उस किताब में लिख दिया। चलते हुए फेडरल कोर्ट को ही क्या कह दिया 28 जनवरी को कि आज के बाद ये फेडरल कोर्ट क्या कहलाएगा? सुप्रीम कोर्ट। पहले फेडरल कोर्ट के खिलाफ सुनवाई कहां पर थी? अब कोई सुनवाई नहीं है क्योंकि ये आपकी एकीकृत व्यवस्था, यानी सबसे पहले ऊपर एक कोर्ट माना गया और यहां अंतिम सुनवाई होगी। क्या ये बेसिक बात समझ में आ गई? यानी फेडरल कोर्ट ही आगे जाके क्या बन गया? फेडरल कोर्ट कब आया था अस्तित्व में? 1937 में। कौन से एक्ट के कारण? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के कारण। कितने जजेस थे उसमें? कितने मेन जज थे? 4, जिसमें से चौथा कौन था? हीरालाल। यही सुप्रीम कोर्ट में क्या बन गया? पहला सीजेआई। अब क्या कर दिया? सीजेआई बनने के बाद प्रीवी काउंसिल में मामले जाने बंद, और सबसे ऊपर कौन सा कोर्ट माना गया? सुप्रीम कोर्ट। देखो जरा, तुम्हारी व्यवस्था ऐसी है, ट्रायंगल जैसी, जिसमें सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। इसके नीचे क्या है? हाई कोर्ट। यहाँ क्या आएंगे? छोटे कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ कोर्ट, जिसमें एक दो एग्जाम्पल हमें पता ही है ऑलरेडी। कौन कौन से? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट। क्राइम के मामले सेशन जज देखता है और वैसे मामले डिस्ट्रिक्ट जज देखता है। तो ये आपकी एकीकृत न्यायपालिका। इन सबको अगर दिक्कत है तो किसकी तरफ रास्ता खुलता है? सुप्रीम कोर्ट। यहां देखो रास्ता बंद है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहीं कोई सुनवाई नहीं है, जबकि फेडरल कमीशन जो फेडरल कोर्ट था उसके खिलाफ सुनवाई कहां हुआ करती थी? लंदन। तो इसलिए आपने कह दिया अब हमारी व्यवस्था ऐसी है, एकीकृत है, सबसे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये देश आजाद हुआ और आप कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो आपने लिख दिया 1+7 जजेस की जरूरत है। यानी कितनों की? तब तुम्हें क्या लगता है बहुत सारे लोग क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते होंगे? तब लोग कहां पढ़े लिखे थे? हमारे दादा परदादा के टाइम किसको चिंता थी सुप्रीम कोर्ट जाने की? लेकिन आज आप देखो सब लोग पढ़े लिखे हैं और कोई भी जिसको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ सरकार के ऊपर केस कर देता है। अभी भी आज देखा होगा, आज मामला अखबारों में छाया हुआ था कि वो यमुना नदी की दिशा हरियाणा में खुद एचएसएससी ने एक पेपर में पूर्व मान ली, एक में उत्तर एक में दक्षिण, और इसके खिलाफ कुछ लड़कों ने लड़कियों ने मिलकर इनके ऊपर केस कर दिया। एचएसएससी सरकार का अभिकरण है, सरकार की एजेंसी। यानी अब लोग इतने समझदार हैं कि गलत के खिलाफ तुरंत से कोर्ट का रास्ता पकड़ लेते हैं। उस टाइम पे इतने लोग नहीं जाते थे, तो कहा 8 जजेस बहुत हैं। समय बीता, केस बढ़े, संख्या बढ़ती गई। आज ये जजेस की संख्या कितनी हो गई है? 1+33, यानी टोटल कितने? 34। ये मैक्सिमम है, हो सकती है की बात है, ये है नहीं। अगर पूछें आज की डेट में तो अभी 25 जजेस बैठे हैं आज। हो सकता है इस महीने के एंड में 1-2 घट जाए या 2-4 बढ़ जाए। ये कभी भी घट और बढ़ सकते हैं क्योंकि रिटायरमेंट हर किसी की एक एज होते ही पूरी हो जाएगी। अब हो सकता है इस महीने के एंड में कोई 65 साल के होते हो जो भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं और वो इस महीने के एंड में हट जाए। इसलिए कभी भी ये वाली संख्या नहीं आती प्रेजेंट की। पूछते मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो आंसर कितना देंगे हम? 34। 1+33 हो सकते हैं। इन 25 में से आज की डेट में सिर्फ एक महिला है, इंदिरा बनर्जी। बाकी सारे 24 जितने जजेस बैठे हैं ये सब मेल हैं। इससे एक अंदाजा तो होता है
कि महिलाएं लॉ के क्षेत्र में बहुत आगे नहीं गई। और इसका एक एग्जांपल ये भी है कि आपके देश में सुप्रीम कोर्ट जो 28 जनवरी 1950 से काम कर रहा है, यहाँ पहली बार एक औरत जब यहाँ पहुंची कोर्ट में जज बनके, 1989 का दौर था। आप सोचो 50 से 60 70 80 लगभग 90 ही आ गया, 40 साल तक कोई औरत भारत की सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं जा पाई। मतलब इतनी या तो पढ़ी लिखी नहीं या इतना एक्सपीरियंस नहीं था किसी भी औरत के पास कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुलता। ये पहला सन है जब पहली बार एक औरत जिसका नाम था मीरा साहिब फातिमा बीवी, ये नाम था इस महिला का। ये फर्स्ट लेडी है जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जाके बैठी 1989 में। ये सन वैसे भी इंपॉर्टेंट है। इस सन में आपकी वोटिंग राइट की एज 21 से घटाकर कितनी पहुंचाई थी? 18। इसी सेम सन में मीरा साहिब फातिमा बीवी पहली महिला जिसके लिए कहां का रास्ता खुला? सुप्रीम कोर्ट का। आज तक कितने साल इस बात को बीत गए? 30-32 साल तो हो ही गए। आज तक टोटल मिलाकर 8 या 9 महिलाएं, 10 से कम महिलाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हैं। यानी अभी भी महिलाएं बहुत ज्यादा नहीं है जो इतनी हाईली क्वालिफाइड हो, इतनी एक्सपीरियंस हो कि उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हो। तो कितना धीरे धीरे औरतों का इसमें देखो कितना लेटर स्टेज में आके आगमन हुआ। और आज तक भी मुश्किल 10 है, 8 तक तो मैंने पढ़ी है, अब हाल फिलहाल हो सकता है 1-2 और जुड़ी हो। पिछले साल क्योंकि 18-19 तक देखा तो उस टाइम तक सर्च किया तो 8 टोटल महिलाएं निकली थी। अभी फिलहाल में सिर्फ एक औरत बैठी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस में, बाकी 24 आदमी हैं। तो पहली महिला किस सन में गई है? सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने की कंडीशन बहुत टफ है, इसलिए यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी को जज बनना हो तो मैंने आपको एक दिन बताया था, जिस दिन हाई कोर्ट बताया, ये कंडीशन है आपने 5 साल तक जज के रूप में कहां काम किया हो। 1 हाई कोर्ट, 2 हाई कोर्ट, 4 हाई कोर्ट, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपने 5 साल जजमेंट कर रखी है, यानी आपने केसेस देख रखे हैं, सुन रखे हैं और जजमेंट कर रखे हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप सबसे ज्यादा चांसेस इनके होते हैं। आपके देश में 95% सुप्रीम कोर्ट के जजेस 5 साल पहले जज रह के ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। हाँ जी, नहीं, महीने का एंड मतलब होता है जिस साल आपकी ज्वाइनिंग होती है ना, जिस महीने में, उस महीने के एंड में आपको रिटायर किया जाता है। हाँ जी, बढ़ अब जैसे मान लो इसी महीने, अब क्या चल रहा है? अगस्त, इस महीने 25 में से 25 है ना, 3 की उम्र 65 हो गई तो वो हट जाएंगे। सितंबर में तो पता 3 हट गए। हाँ, यहाँ तो एज ही है, नहीं केसेस नहीं। आपको एक मान लो 2 ही केस लड़े बैठा रहे, मेरे तो 10 होंगे तब हटूंगा, कैसे काम चलेगा? ये एज के ऊपर मैटर करता है। एक इसने क्वेश्चन जो पूछा, इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन सुन लो साथ ही। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस से आपको हटाते नहीं है, हटेंगे आप एज से ही। आपकी एज जिस दिन 65 हो गई, आपको उसी दिन यहाँ से रिटायर होना है, जिस दिन आप 65 साल के हो गए। जैसे सरकारी नौकरी में क्या होता है, महीने के बीच में रिटायर नहीं करते हर जॉब में, चाहे वो चपरासी लगाओ चाहे वो बड़ा अधिकारी। जिस महीने जन्मदिन आता है ना, उस महीने के लास्ट डे में रिटायरमेंट दी जाती है। तो मान लीजिए कोई हो गया 28 तारीख को, तो उसको 28 को रिटायर ना करके उस महीने के एंड में अगर 31 दिन का है, 31 को रिटायर कर देते हैं, या 30 का है तो 30 को। ये इंडिया में प्रावधान था कि भाई उस महीने की सैलरी पूरी हो जाए फिर उसको छुट्टी दी जाती है। तो इसलिए यहाँ केसेस मैटर नहीं करते, रिटायरमेंट की एज मैटर करती है। वापस आ जाओ, 5 साल क्या किया हो इस आदमी ने? जज। और आज तक सिर्फ 8-9 जजेस हैं जो किसी वकालत के पेशे में 10 साल हाई कोर्ट में रह के सीधे जज बने। नहीं तो जितने जज आज तक के, सोचो 50 से 2021 में बैठे 71 साल, कितने जजेस आ गए होंगे? उनमें से 95% जजेस वही थे जिन्होंने किस रूप में काम कर रखा था? हाई कोर्ट के जज के रूप में। सेकंड, अगर कोई जज नहीं बना तो कंडीशन है 10 साल तक इसने किस रूप में काम किया हो? अधिवक्ता। अधिवक्ता क्या होता है? एडवोकेट। एडवोकेट को हम आम लोग वही लॉयर मानते हैं। मैंने शायद कल भी बताया था, कोई डिफरेंस खास है नहीं, सिर्फ एक पेपर का डिफरेंस है। अगर आपने एलएलबी की है तो आप लॉयर बन गए हैं, और आप एक पेपर देते हैं तो आप बार काउंसिल के मेंबर बन जाते हैं, और जो बार का सदस्य बन गया वो केस लड़ सकता है। तो आम आदमी को ज्यादा दिक्कत नहीं है, उसके लिए एडवोकेट लॉयर एक ही बात है। 10 साल अगर आपने एडवोकेट के रूप में काम किया, ये भी कहाँ किया हो? हाई कोर्ट में। मान लो किसी ने ये भी नहीं किया तो कहा कोई बात नहीं, आप राष्ट्रपति की नजर में विधि के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, तो भी आप बन जाएंगे। इन 71 सालों में आज तक कोई विधि का ज्ञाता डायरेक्ट राष्ट्रपति की परमिशन से नहीं बैठा सीजेआई या किसी भी पोस्ट पर। यानी ये कंडीशन तो बस दिखावटी लिखी है, इसका यूज आज तक 2021 तक नहीं किया किसी भी सीजेआई के रूप में या सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। 95% जजेस कैसे पहुंचे हैं? 5 साल जजमेंट कर रखी है, कहां पर? हाई कोर्ट। कुछ जजेस जिनका नंबर लिमिटेड है, 8-10 जजेस हैं जो हाई कोर्ट के अधिवक्ता थे और फिर क्या बन गए? वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। इन कंडीशंस में से एक पूरी की तो आपका रास्ता खुल गया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की एज कितनी बताई मैंने? वो कंडीशन पूरी करके 65 अगर आपने पूरे कर लिया तो आपको हटना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक तरीका है, इनमें 1+33 है ना, मान लो अब जो हटेगा, इसको मान लेते हैं जो अगले साल हटेगा ना, अपना कौन है आजकल? एनवी रमन्ना। कौन है आजकल? एनवी रमन्ना। एनवी रमन्ना, इनकी एज पूरी हो जाएगी 65 अगले साल। ये सिर्फ 1-1.25 साल के सीजीआई हैं। अगले साल जब ये हटेंगे तो इन 33 में से, जो 25 ही हैं बस अभी, हो सकता है बढ़ जाएं, इन 33 में से जिसका सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस हमेशा एज के साथ ही आता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए एक एज के हैं 2 लोग, माने एक ने मान लो 55 में आ गया था यहाँ और एक आया था 55.5 यानी 55.5 में, तो एक्सपीरियंस ज्यादा किसका माना जाएगा? जिसने केसेस ज्यादा लड़े हैं। अगर इस 55 वाले ने मान लो 100 केसेस लड़े हैं, देखे हैं, जजमेंट दी है, और इसने 95, तो किसको एक्सपीरियंस माना जाए? 100 वाले को। ये एज उतना मैटर नहीं करती, एज सेकेंडरी फैक्टर है, प्राइमरी चीज क्या देखी जाती है? एक्सपीरियंस। रिटायरमेंट में एक्सपीरियंस नहीं देखना, रिटायरमेंट में एज देखनी है। जब आपको बनाया जाए सीजीआई तो इन 33 में से मान लो 2 निकल आए कि भाई ये सबसे ज्यादा एज है, सबसे एक्सपीरियंस है, फिर इन दोनों के एक-एक दिन की भी काउंटिंग होती है। इसको ऐसे समझो, किसी भी सरकारी नौकरी में तुम जाओगे ना, तो तुमने मान लो 20 साल में वो नौकरी हासिल कर ली,
20 ईयर्स में तुम्हारी एज उस टाइम 20 साल है, 10 साल बाद 30 साल के तुम हो गए, उसी तुम्हारे डिपार्टमेंट में किसी की न्यू ज्वाइनिंग हुई है जिसकी एज ही 33 है। अब बताओ तुम में से कौन बड़ा माना जाएगा? जब जब प्रमोशन होगा तो 33 वाले का होगा या 30 वाले का? क्योंकि एक्सपीरियंस किसके पास है? यही जजेस के साथ है। जजेस के साथ सेम बात है। ये अधिकारी ऊपर तब जाएगा जिसका एक्सपीरियंस पुराना है, जो पहले लग गया। तो यहाँ अगर 55 साढ़े 55 है तो इसको नहीं लगाएंगे, इसको लगाएंगे जिसके पास क्या ज्यादा है? एक्सपीरियंस। तो इन 33 में से अगला सीजेआई एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनेगा, और एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं एज के साथ 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 चलता है। फिर भी 6-8 महीने की छोटा बड़ा होना नॉर्मल बात है। फिर यहाँ पे केसेस देखे जाते हैं, किसने ज्यादा सुन रखे हैं, ज्यादा जजमेंट दे रखी है। तो यहाँ आपके सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की एज 65 और लगने की 3 कंडीशन हैं। उन तीनों कंडीशन में से एक भी पूरी करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। आप पहले जब जाते हैं तो 33 में आपका नंबर आएगा। इन 33 में से ही एक आदमी क्या बनेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर जब ये वैकेंट हो गई ना, ये खाली हो गई सीट, तो इसको भरने के लिए फिर हाई कोर्ट की तरफ देखेंगे कि क्या कोई 5 साल से जज है, कोई 10 साल से वकील है, या राष्ट्रपति की नजर में ज्ञाता है। फिर उसका रास्ता सुप्रीम कोर्ट के लिए खुल जाएगा। हमारे देश में क्या तरीका था? जो सबसे एक्सपीरियंस था उसी को क्या बना देते थे? सीजेआई। लेकिन ये कहीं लिखा नहीं था, इसमें मनमानी थी। बस एक सेल्फ अंडरस्टूड था, जैसे घरों में नहीं होता, भाई दादा एक्सपायर हो गए तो घर के जो सबसे बड़े हैं, तो ताऊ जी हैं या पिताजी हैं या जो भी है, वो आदमी घर का बड़ा माना जाता है। ऐसा कुछ रस्म रिवाज होते हैं ना, यहाँ भी यही था। सीजेआई हट गया 65 साल का, 33 में सबसे बड़ा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? सीजेआई। लेकिन कहीं ऐसा लिखा नहीं था, इसीलिए इंदिरा गांधी 1973 और 1975 से 77 जब देश में क्या लगा हुआ था? आपातकाल। अपनी पावर का मिसयूज करती हैं। तुम दोनों को रोज बोलना पड़ेगा कि नहीं बात करनी है। अब दूसरों को मत देखो, तुम्हें पता नहीं कौन बात कर रहा था। एक आधा गधा ही पैदा हुआ है, वो सुधर ही नहीं सकता। ये देखो, इन दोनों सालों में इंदिरा गांधी ने अपनी पावर का मिसयूज किया और सबसे एक्सपीरियंस को पीछे करके, और जो पीछे 3rd, 5th, 6th रैंक वाले थे ना, उनको उठा के कहा आप में से एक को जज बनाया जाएगा। ये गलत था और नहीं होना चाहिए था, लेकिन इंदिरा ने इसका मिसयूज किया। कारण उसने कहा कहाँ लिखा है ऐसा कि एक्सपीरियंस ही बनेगा, और कोई कुछ कह ही नहीं पाया क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं था ऐसा। ये तो एक सेल्फ अंडरस्टूड बात थी। इसीलिए इन दोनों सनों में जब ऐसा हुआ, आपातकाल के दौरान और आपातकाल से पहले, तो ये फील किया जजेस ने कि ये गलत हो रहा है। एक आदमी जो नंबर 1 पे था उसको पीछे करके और एक तीसरे नंबर से उठा के एक आदमी को फर्स्ट बना दिया। अब सोचो फर्स्ट वाले को कितना बुरा लगा। उसने इस्तीफा दिया पोस्ट से कि मुझे काम ही नहीं करना, और उसने कहा मैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा हूंगा। वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा हुआ, लेकिन किस्मत अच्छी नहीं थी, राष्ट्रपति के इलेक्शन में हार गया। और हारने के बाद जो राष्ट्रपति बने थे वो पंजाब के सीएम रहे थे। क्या नाम था उनका? यानी जैल सिंह जी। लेकिन इस बात से एक बात तो क्लियर हो गई कि ये पीएम अपनी मर्जी से किसी भी न्यायाधीश को जो एक्सपीरियंस है ज्यादा, उसको पीछे करके और किसी उसके सबॉर्डिनेट को उठा के सीजीआई बना देता है। यानी पावर का मिसयूज पीएम कर रहा है। इसीलिए कुछ साल बीतने पर 1993 आ गया, लगभग 20 साल लगे इन बातों में, और यहाँ पे कहा आज के बाद कोलेजियम व्यवस्था से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस बनेंगे। कोलेजियम लैटिन, ये रशियन भाषा का शब्द है, रूसी शब्द है कोलेजियम। कोलेजियम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ इंपॉर्टेंट लोग जिनसे डिस्कस करके ही कोई मामले पे डिसीजन लिया जाए। कोलेजियम को आप ग्रुप से समझ लीजिए। ये क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज जब रिटायर होगा और उसकी सीट वैकेंट होगी तो उसको भरने के लिए राष्ट्रपति सलाह लेगा, भाई किसको बनाएं। और ये सलाह हमेशा 4 सीनियर मोस्ट जजेस से ली जाएगी। और ये 4 लोग कौन होंगे? जिनका एक्सपीरियंस और एज दोनों ज्यादा है। अगर फिर भी कहें पहले क्या गिनोगे? एक्सपीरियंस। ये एक जो सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई है ना, अगर ये रिटायर नहीं हुआ है, मान लीजिए किसी हाई कोर्ट में जज बनाना है, तो राष्ट्रपति सलाह मांगेगा किसको बनाएं जी? चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। तो ये जो सीजेआई है अपने 4 दोस्त जो कि इकट्ठे रहते होंगे, सारे इकट्ठे एक साथ होंगे, इनसे सलाह करेगा। मतलब कितने लोग हो गए? ये 5। और फिर ये अपना सजेशन किसको देगा? फिर राष्ट्रपति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जजेस को बनाएगा। ये व्यवस्था कर दी, ये लिखित में कर दिया। अब के बाद पीएम की मर्जी नहीं चलेगी, कोलेजियम के डिसीजन को ही राष्ट्रपति फॉलो करेगा। अच्छी बात है, और ऐसा लंबे टाइम तक चला। 93 से 2003, 2013 बिल्कुल ठीक चली ये व्यवस्था 21 साल तक, जब तक कि आपके देश में नई सरकार नहीं आई बीजेपी की। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी की सरकार ने आते ही सबसे पहला काम किया कि हम इस कोलेजियम को खत्म करवा देते हैं, जो कब से चल रही थी? 1993 से। इससे पहले किसने मनमानी की थी इस व्यवस्था में? इंदिरा गांधी। 3rd, 4th, 5th वाले जजेस को उठा के फर्स्ट बना दिया, गलत था। अब कोलेजियम को खत्म करने के लिए बीजेपी आ गई। बीजेपी ने कहा अगर कभी ये जो सीजेआई या जस्टिस हटेंगे तो हम डिसीजन लेंगे, यानी पीएम और जो विधि मंत्री है ये डिसीजन लेगा। ये ठीक है या गलत है? आपके जजेस हाईली क्वालिफाइड हैं, जजेस को अंगूठा छाप नहीं है, और यहाँ पहुंचने के लिए तो पढ़ना जरूरी भी नहीं होता। ये बिल्कुल गलत होता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो पीएम के तलवे चाटने वाले तो बन जाएंगे बड़े जज, और बेचारे लायक जो आदमी है सच में काबिल वो तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन पीएम ने अपनी सरकार में ये पूरा सिस्टम बड़ा सोच समझ के यहाँ भी कोशिश की और यहाँ भी, तो कम कोई नहीं है, ये सब एक जैसे हैं। इंदिरा ने भी मिसयूज किया और मोदी जी ने भी कोशिश पूरी की। मोदी जी ने क्या किया? इन्होंने एक अधिनियम, एक एक्ट बनवा दिया और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए 99th अमेंडमेंट ले आए, और इस पे साइन हो गए लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के। जनवरी 2015, दिसंबर में साइन किए थे राष्ट्रपति ने। जनवरी 2015 में सारे जजेस आ गए सरकार के खिलाफ और कहा केस करते हैं, सरकार ने ऐसा किया कैसे? और इसको कहते हैं 4th जजेस केस। आज तक जजेस ने भी सरकार के ऊपर 4 बार केस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। तो 4th जजेस केस में पीएम ने अपना आदमी भेजा और सुप्रीम कोर्ट ने अपना वकील। तो ये लगा लो अब ये आर पार की बात हो गई कि पीएम वाली बात चलेगी या सुप्रीम कोर्ट की मर्जी चलेगी। फाइनली 99th अमेंडमेंट को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया, और ये कहा इन लोगों ने कि अगर आपकी मान लेंगे ना तो संविधान की वो लाइन गलत हो जाएगी जहां लिखा है न्यायपालिका कार्यपालिका से पूर्ण रूप से स्वतंत्र
लोकतंत्र है। अगर आप हमें बनाने वाले बन गए तो ये तो लाइन बिल्कुल बेकार हो गई, हटा दें इस लाइन को। ये अगर बेकार होगी तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी, फिर तो कोई बोल ही नहीं पाएगा। जब न्यायपालिका ही बिक जाएगी तो फिर बोलेगा कौन। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस केस को इतनी बढ़िया तरीके से लड़ा कि सरकार को हाथ घुटने टेकने पड़े और हार माननी पड़ी। और फाइनली 99th अमेंडमेंट जो पीएम ने करवाया था ये वेस्ट हो गया, क्योंकि इसके तहत जो बनी थी संस्था, जिसको क्या नाम दिया था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको कह दिया असंवैधानिक है, ये मतलब संविधान का उल्लंघन करती है और इसके ऊपर बिल्कुल बैन कर दिया, ये चलेगी ही नहीं। फिर सरकार ने कहा तो कॉलेजियम तो हम भी नहीं चलने देंगे। अब ना कॉलेजियम चलेगी और ना ये सरकार वाला एनजैक, तो चलेगा क्या। 2018 में एक नया कॉन्सेप्ट आया फरवरी में, 15 में इस लड़ाई झगड़े के 3 साल बाद, जिसको नाम दिया MOP, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, यानी क्या प्रोसेस होगा, नया कागज तैयार किया गया, इसको नाम दिया गया मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। किताब में नहीं लिखा इसलिए समझ लेना। अब ये चलता है, अब इससे बनते हैं जजेस। 100% इसमें जज वही बनेगा जिसका क्या ज्यादा होगा, एक्सपीरियंस। अब ना सरकार इतनी सिर पे बैठ सकती है कि वो बनाएगी, और ना ही 4 ग्रुप का जो वो था ना कि भाई हम बताएंगे। अब सबसे एक्सपीरियंस को ही MOP के तहत देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनवाया जाएगा। फिर ये बनाया क्यों, ये इसलिए बनाया ताकि पीएम भी बेइज्जती ना फील करे। एक आदमी होता है विधि मंत्री यानी कानून मंत्री, एक है पीएम और एक है राष्ट्रपति। ये आपकी कार्यपालिका के आदमी है तीनों, इनको जनता ने बनाया है। MP बनाया पहले, फिर ये राष्ट्रपति अपने आप इन्होंने बना दिया। एक तरफ आते हैं आपके जजेस, तो जजेस में मेन आ गए 1+33 और 1+ क्वेश्चन मार्क। अब मान लो ये जो एक है NV रमन्ना, देखते हैं, ये रिटायर होंगे अगले साल। तो जब ये रिटायर होगा ना तो इसको कोई चिंता नहीं, मुझे क्या करना, मैं तो घर जाके बैठूंगा आराम से। ये चिंता विधि मंत्री को है कि इस विधि के पूरे सिस्टम को संभालने वाला आदमी रिटायरमेंट पे आ गया। तो विधि मंत्री इसको कहेगा सर आप अगले साल रिटायर होंगे, मान लो 2 महीने पहले, आप 2 महीने बाद रिटायर हो रहे हैं, आप सजेस्ट कीजिए किसको बनाए देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये क्या करेगा, ये फिर इन 33 में से 4 जजेस से सलाह करेगा, और सलाह में 100% नाम किसका जाएगा, एक्सपीरियंस का। फिर ये उस नाम को सजेस्ट करेगा विधि मंत्री को कि सर हम जो 33 आदमी हैं मेरे अलावा, मैं तो हटने वाला हूं 2 महीने बाद, इनमें से ये आदमी सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये बनेगा। अब ये 4 लोगों ने कहने को तो किया, ये नाम चला गया विधि मंत्री। विधि मंत्री जांच करेगा क्या ऐसा ही है, इसकी एज कितनी है, इसने कितने केसेस लड़े, सारा पूरा इसका बायोडाटा निकालेगा। फिर वो नाम किसको दे देगा, पीएम ये नाम किसको देगा। अब राष्ट्रपति जब ये रिटायर होगा ना 2 महीने बाद, तो उसी आदमी को बुलाएगा और कहेगा सर आप देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और आप शपथ लेंगे। तो राष्ट्रपति जिसका नाम गया है पहले विधि मंत्री के पास, फिर पीएम के पास, फिर राष्ट्रपति के पास, उसको भारत का CJI घोषित कर देगा, और फिर वो अपनी ओथ टेकिंग लेके, शपथ लेके, और बन गया CJI। समझ में आ गया ये। अब इसको देखो, अगर ये एक बैठा, जैसे NV रमन्ना बैठे हैं, लेकिन NV रमन्ना अगले साल तक में इन 33 में से कई निकल जाएंगे, कई 65 के होंगे, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में। तो जो निकलेगा यहाँ से, अब चिंता विधि मंत्री को नहीं है, अब चिंता है इस एक को, क्योंकि इसके परिवार में से घटेंगे, केस इनके ऊपर बढ़ेंगे। जब ये रिटायर हो रहा था इसको चिंता नहीं थी, तब चिंता किसको थी, अब चिंता किसकी है, इसकी। अब ये ऊपर कहेगा सर मेरे अंडर इस महीने अगस्त में 3 जजेस हट रहे हैं और काम है बहुत ज्यादा, वर्कलोड है ज्यादा, मुझे 3 जजेस और चाहिए। अब ये पहल करेगा, ये किसके पास पहुंचाएगा, विधि मंत्री कहेगा ठीक है आप नाम दीजिए जो आपको ठीक लगते हैं। तो ये जो CJI है ये देखेगा अपने 4 दोस्तों के साथ, फिर वही बातचीत, भाई 5 साल का किसके पास एक्सपीरियंस है जज का, कौन 10 साल तक वकील रहा है, कौन राष्ट्रपति वाला पॉइंट नहीं। फिर ये नाम का सजेस्ट करेगा सर इस हाई कोर्ट का ये बढ़िया है, इस हाई कोर्ट का ये, इनमें से किसी एक को आप हमारे यहाँ भिजवा दीजिए। या मान लीजिए 4 नाम देगा, सर 3 इनमें से कर दीजिए। अब इसने पहल की, इसने चिट्ठी किसको दी, विधि मंत्री। फिर तीनों चारों हाई कोर्ट के जजेस के बारे में निकालेगा, कैसे हैं, क्या उनका कैरेक्टर है, कितने केस लड़े हैं, कब कब क्या किया, कोई ब्लेम तो नहीं लगा। और फाइनली जब वो देखेगा जांच में सारे नाम ठीक है, तो वो चिट्ठी किसको भिजवा देगा, पीएम। फिर चिट्ठी किसको देगा, अब राष्ट्रपति CJI को कंसल्ट करेगा कि सर आपने नाम दिए थे, क्या इनको बनवा दें, तो ठीक है बनवा दीजिए। राज्यपाल से और पूछ लेगा क्योंकि वहां पहुंचना है, और इस तरह आदमी, अगर हाई कोर्ट का है, मान लीजिए हम सुप्रीम की बात कर रहे हैं, तो नहीं पूछेगा। राष्ट्रपति CJI को कहेगा सर आपने नाम भिजवाए थे, बना दें इनको, तो ठीक है सर मैंने भिजवाए थे, बना दीजिए। इस तरह से 33 आदमी भर जाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो 2 की चिंता हो गई, अगर CJI हटा तो चिंता किसकी है, और अगर इसके सबॉर्डिनेट हट रहे हैं तो अब ना कॉलेजियम अकेली चल रही है, ना NJAC चल रहा। अब क्या चल रहा है यहाँ पर, MOP, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। 2018 से आज तुम 2021 में बैठे हो। जो जज 45th नंबर पे आए थे ना, उसके बाद से लगातार यही प्रोसेस है। अब जो NV रमन्ना है, कौन से नंबर के जज है ये 48th नंबर के जज हैं। कौन से नंबर के हैं, NV रमन्ना को बनना ही बनना था, क्योंकि ये क्या थे इन सारों में, सीनियर मोस्ट, एक्सपीरियंस वाइज सबसे ज्यादा। अब अगला कौन होगा, जो नीचे वालों में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। ये टॉपिक क्लियर हो गया। MOP, कॉलेजियम और NJAC। फिलहाल में क्या चल रहा है, MOP 20 साल क्या चलता रहा, 1 मिनट, हाँ क्या, तो अब तुम मान लो तुम नहीं, अब मैंने जो एग्जांपल दिया उससे सोच लेते ना इस बात को। कोई 30 साल में, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरी ज्वाइनिंग थी 20 साल में। मेरे स्कूल में एक टीचर थी, उनका नाम भी बबीता ही था, वो मुझसे बड़ी थी एज में। जब वो लगी तो उनका OBC सर्टिफिकेट के कारण उनका नंबर आ गया, वो लेट लगी। 27 साल होती है दिल्ली में टीचर लगने की एज, वो 30 में लगी। अब मुझे तब तक काम करते करते कितने साल हो गए, 10 साल। मेरे कितने तो इंक्रीमेंट लग गए हर साल के, मेरी कितनी CR तैयार हो गई। अब उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे गिना जाएगा। मान लो हम एक एज, अब हम लोग जो है बराबर हैं। अब जब वो लगी तब वो 30 की थी, मैं उस टाइम 30 की थी, 30 के हैं। लेकिन जब कहा जाए एक एक्सपीरियंस टीचर इनमें से कौन है, तो किसको गिना जाएगा, जो पहले लग गया। आप 30 में लगे, ये आपकी गलती है ना। एक्सपीरियंस हमेशा तब गिना जाता है जब आपकी ज्वाइनिंग हो गई है। अब कोई जज लग गया 45 साल में और कोई 50 में, तो किसका एक्सपीरियंस ज्यादा है,
अब मान लो दोनों ये, जब ये 45 का था तब लग गया, ये 50 में आया। अब एज में बेशक ये ज्यादा है, इकट्ठी ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन इसको देखेंगे, मान लो इसने केसेस ज्यादा लड़ लिए तो इसको एक्सपीरियंस माना जाएगा। हमेशा एज सेकेंडरी फैक्टर गिनी जाती है। आपका एक्सपीरियंस का मतलब होता है आपने कब से ज्वाइनिंग कर रखी है। अगर आप 20 साल में लग गए और आपका कोई साथी 30 साल में 10 साल बाद लगा, तो आप और वो बेशक बराबर उस टाइम, लेकिन वो आपके सामने यंग गिना जाएगा कि भाई ये लेटर स्टेज में ज्वाइन हुआ। यंग इन द सेंस उसका एक्सपीरियंस कम है, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। तुमने देखा नहीं फौज वॉज में जो लड़के, मान लो किसी की ज्वाइनिंग हो गई, एक बैच आता है इनका जुलाई के आसपास, जुलाई में कोई लड़का लग गया, एक बैच इनका आता है दिसंबर के आसपास, जुलाई में जो लगा वो 19.5 साल का था, दिसंबर में जो लगा ये 20 का, तब भी ये भी 20 का, लेकिन सीनियर कौन सा गिना जाएगा? जब इनका प्रमोशन होगा ना तो इसको सीनियर माना जाएगा, इसको पहले इंपॉर्टेंस मिलेगी बजाय 20 वाले के, क्योंकि उसकी ज्वाइनिंग लेट हुई है, चाहे अभी बराबर के हो, लेकिन कहेंगे मैं सीनियर हूँ। चलो बुक उठाओ और ये टॉपिक देखो जरा, 139 उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। पहले पॉइंट पर आ जाओ, जो मेन मिले उसको अंडरलाइन करते चलना, पेपर में पढ़ के जाने होते हैं ये। पहला पॉइंट देखो, भारत की शासन प्रणाली संघीय है। तुम्हारा शासन कैसा है? फेडरल। फेडरल का मतलब पता ना? ये तुमने कितनी बार सुन लिया ये शब्द, फेडरल, फेडरलिज्म, संघात्मक। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। किस लेवल पर? केंद्र और राज्य। एक तुम्हारी कौन सी गवर्नमेंट है? सेंट्रल, और एक तुम्हारी स्टेट। यही तो संघात्मक होता है। अगर वो कहें संसदीय तो इसका मतलब क्या है? पार्लियामेंट्री का। इसका मतलब है 3 चीजें, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये बहुत बेसिक बात है, ये तुम्हें ऐसा नहीं कि मुझे पता ही नहीं है। संसदीय व्यवस्था का मतलब तुम्हारे यहाँ 3 चीज हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और संघात्मक फेडरलिज्म का मतलब तुम्हारे यहाँ 2 लेवल पे सरकार काम करती है, एक स्टेट लेवल पर और एक सेंट्रल पर। अब पढ़ो इस पॉइंट को, भारत की शासन प्रणाली संघीय है। इसके यहाँ लिख लो, संघीय के ऊपर केंद्र और राज्य, स्टेट एंड सेंटर। किंतु न्यायपालिका एकीकृत है। न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत। जुडिशरी एकीकृत, यूनिफाइड कैसे है? सबसे ऊपर कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट। क्या हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? हाँ। क्या स्टेट के खिलाफ आप केंद्र के पास चले जाओगे? स्टेट के खिलाफ आप केंद्र के पास चले जाओगे? आप पीएम को जाके कहो जी मेरा सीएम जो है भर्ती टाइम पे नहीं करता, तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा वो। ये टॉपिक किस लिस्ट का है? राज्य सूची की सारी पावर किसके हाथ में है? और केंद्र सूची की सारी पावर, बस फिर इसमें कोई बोलेगा ही नहीं। क्या कोई स्टेट ऐसा कह सकता था ये मोदी कौन होते हैं, बंद करने वाले नोट हम तो चलाएंगे? ऐसा कह सकता था कोई स्टेट? क्यों चलाता रहता स्टेट? सबको पता है कुछ चीजों पर पावर किसके हाथ में है, जिनमें से पैसे की पावर भी आती है। कौन सी करेंसी चलेगी कौन सी नहीं, ये आपका पीएम डिसाइड करेगा, आपका राज्य नहीं डिसाइड कर सकता। चलो ये टिक कर लो। तो न्यायपालिका एकीकृत है, पूरे देश के लिए एक ही सुप्रीम कोर्ट है, अंडरलाइन कर लो, पूरे देश का एक सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट पढ़ना, भारतीय, जिनके पास किताबें नहीं है ना उनको निकालने के अलावा क्लास से कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ते। लगातार बीच में जिसके पास किताब नहीं बोलना शुरू हो जाते हैं, बोलना नहीं है किसी को भी। देखो अगला पॉइंट, भारतीय न्यायपालिका का संगठन शंकु की आकृति का है, टिक कर लो, शंकु। शिखर पर उच्चतम न्यायालय, नीचे हाई कोर्ट और इनके नीचे अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, जिला न्यायालय का प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। क्या अंतर है बताओ डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज में? डिस्ट्रिक्ट जज सारे मामले देखता है, सेशन जज क्राइम के, क्रिमिनल मामले। आगे टिक करना, वो जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है। जब वो सिविल मामले की सुनवाई करता है तो डिस्ट्रिक्ट जज, और जब आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो सेशन जज कहलाता है। आपराधिक है तो सेशन। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की एकीकृत प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई। इस टाइम कौन सा कोर्ट बनाया था 37 में? फेडरल। क्या फेडरल लास्ट कोर्ट था या उसके खिलाफ भी सुनवाई थी? कहाँ सुनवाई थी? प्रीवी काउंसिल में, इसलिए हम कहते हैं वो सुप्रीम नहीं था। ये टिक कर लो। जबकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये सब अमेरिका से लिया। नेक्स्ट भी टिक करना, भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950, ये इंपॉर्टेंट डेट है, 28 जनवरी 1950। ये भारत सरकार अधिनियम 35 के तहत लागू फेडरल कोर्ट का उत्तराधिकारी था, संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी। संघीय ही क्या बना दिया? सुप्रीम। संघीय के ऊपर क्या थी पहले? प्रीवी। अब कह दिया प्रीवी कुछ नहीं, अब हम ही सब कुछ हैं। और जो फेडरल कोर्ट का अंतिम जस्टिस था, क्या नाम था उसका? हीरालाल जे कानिया। वही क्या बन गया? सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, भारतीय संविधान के भाग 5। भाग 5 याद है तुम लोगों को? कहाँ से कहाँ है बताओ? हाँ, इसमें 100 आर्टिकल्स हैं भाग 5 में। कहाँ से कहाँ? 52 से 151। किसकी जानकारी है? पूरे के पूरे देश की। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, सुप्रीम कोर्ट, कैग है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैसे धन विधेयक, कैसे साधारण विधेयक, सारी बातें लिखी हैं इस पूरे पार्ट में। ये सबसे लंबा भाग है आपके संविधान का। 100 आर्टिकल पूरा एक्सप्लेन करते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मेन क्या क्या भाग हैं उनको। अगला टिक कर लो। तो यहाँ लिख लो भाग 5 के ऊपर टोटल 52 से 151, टोटल 52 से 151। और इसमें 124 से स्टार्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, 124 से 147। नीचे टेबल दिया है, इसमें टिक करना। 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। स्टार्टिंग में कितने जजेस का प्रावधान था? 1+7 का, लिख लो यहाँ 1+7। और अब कितना है? 1+33 का। दोनों बातें लिख लो, स्टार्टिंग में 1+7, अब 1+33। गठन में वही बात पूछेंगे। क्या तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के सारे मामले लिखे जाते हैं? इनको एज एग्जाम्पल कौन यूज कर सकता है?
कोई भी नीचे वाले कोर्ट, कोई भी। इसमें 129 और टिक कर लो। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हर मामला लिखा है आज तक, 71 सालों में जो कुछ हुआ सब लिखा है। अगले पेज पर आ जाओ, वो मेन थे बस। 143, इसको एक बार थोड़ा सा समझ लो। आपके देश में दो बहुत बड़े आदमी हैं, एक को आप कहते हैं ये हमारे देश का राष्ट्रपति है, और दूसरा ताकतवर आदमी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर राष्ट्रपति को कभी कोई सलाह लेनी हो कि भाई मैं काम ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, इसको बड़े बड़े मुद्दे समझने पड़ते हैं। अगर ये किसी मामले में फंस जाए और इसको लगे कि सरकार मुझसे गलत काम पे साइन करवा रही है और मेरे साइन करते ही ये कानून बन जाएगा, तो इसको सलाह लेने का मन करे। ये सबसे बड़ा देश में, इससे बड़ा कोई नहीं है। आप जब भी किसी के पास सलाह के लिए जाते हैं, आप अपनी एज में भी देखो, तो हम सलाह हमेशा उससे मांगते हैं जो या तो हमारी बराबरी का हो या हमसे बड़ा हो। तुम में से ऐसा कौन है जो जाए 10 साल के बच्चे, भाई मुझे सलाह दे, मैं क्या करूँ करियर में? ऐसा है कोई? करियर की सलाह किससे मांगो? या तो जो कामयाब है या जो तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। भाई अपने से ऐसे ही समझदार लोग होते हैं ना। अब जो तुमसे भी मोटी बुद्धि का है, तुमको यार क्या करना चाहिए, तो तुम तो फिर महामूर्ख हो। अपनी सलाह हमेशा अच्छे समझदार, जिसने जीवन में सक्सेस देख ली ना, उससे पूछो सक्सेस कैसे मिलती है। जो कभी सक्सेस का स्वाद चख ही नहीं पाया, उससे जाके पूछ रहे हो मुझे क्या करना चाहिए, उसको खुद ही नहीं पता था। उसको पता होता खुद ही ना अपने आप कामयाब होता। पहली चीज होती है मैं क्या हूं, मेरे बाद सारी दुनिया मेरे साथ जुड़ी है। तो हमेशा सलाह अपनी बराबरी या अपने से ऊपर वाले से ली जाती है। अब इससे ऊपर देश में कोई है ही नहीं, ये सबसे ऊपर का आदमी है। अब ऊपर का ना हो तो किसको ढूंढेगा ये? इसकी बराबरी पर कौन है? सीजेआई। तो ये सीजेआई से कहेगा सर ऐसे ऐसे मेरे पास ये कागज आया है और सरकार ऐसा चाहती है, क्या ये ठीक है? अब इसके पास दो ऑप्शन हैं जब ये क्वेश्चन पूछेगा सीजेआई से। एक, ये नॉर्मल कोई भी सलाह मांग रहा है, बिल्कुल नॉर्मल, किसी कानून को लेकर, किसी बिल को लेकर कि मुझे इस पे साइन करने चाहिए कि नहीं, नॉर्मल सी बात है। एक बात है, मान लीजिए 1947 की कोई घटना है और 1947 की उस घटना का प्रभाव आज आपके देश पे पड़ रहा है, मान लेते हैं। तो 1947 में आपने किसी अड़ोसी पड़ोसी के साथ कोई संधि, कोई समझौता किया था। अब उस टाइम तो ना ये राष्ट्रपति बैठा था ना ये सीजेआई, भाई 70-75 साल पहले कौन था? तो अब ये इससे पूछेगा सर 1947 में हमने उस देश के साथ ये संधि की थी जिसका प्रभाव आज हमारे देश पे पड़ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? अब ध्यान से सुनना, अगर ये नॉर्मल कोई सलाह मांगे, सीजेआई की मर्जी है सलाह दे या कहते मुझे नहीं पता, आप अपना काम खुद देखो, मना कर सकता है। यानी सीजेआई किसको सलाह देने से मना कर सकता है? राष्ट्रपति। करेगा नहीं अलग बात है, लेकिन कर सकता है। जब मामला हो कोई पुरानी संधि का जो आपके दोनों से पहले की है, जिससे देश पे प्रभाव पड़ेगा, तो आप टाल नहीं सकते, तब आपको 100% उसको सलाह देनी पड़ेगी। लेकिन ऐसी संधियां कब खुलती हैं? क्या हुआ कभी 70-75 साल में एक बार खुला होगा कोई ऐसा केस? यानी 99.9% सीजेआई की मर्जी है सलाह दे या सलाह देने से मना कर दे। कायदा कहता है सलाह दे देनी चाहिए, क्योंकि एक इज्जत दे रहा है कोई तुमसे अगर सलाह मांग रहा है। 1950s के स्टार्टिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक बहुत बड़ा इशू फील हुआ था नेहरू की सरकार के टाइम। तब उन्होंने उस टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था ना, उसके साथ डिस्कस किया था। बैरूबारी विवाद था वो बांग्लादेश के साथ, पूर्वी पाकिस्तान था तब बांग्लादेश। बैरूबारी विवाद में आपके राष्ट्रपति ने उस टाइम के सीजेआई से सलाह मांगी थी और उन्होंने सलाह दी थी। तो जहां संधि, समझौते, मार्का टाइप की चीजें हैं ना, वहां सलाह देने के लिए वो बाध्यकारी है। ये देखो अगला पॉइंट वही बता रहे हैं। 143 टिक कर लो। 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ऊपर समझ में आ गया ये पॉइंट? ठीक है, अब नीचे आ जाओ, इसकी स्थापना और गठन। तो पहला पॉइंट से पढ़ लो, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, ये सब भारतीय संसद को प्राप्त है। टिक कर लो, भारतीय संसद। मूल संविधान में अंडरलाइन करना, मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8, यानी 1+7। दोबारा लिख लो 1+7। इसके बाद 2 पॉइंट पुराने हो गए, अपने आप लिखो। चौथे पॉइंट के पास प्रेजेंट में संख्या 1+33 है, जो मान्य है। अब बढ़ेगी तो 5-10 साल में बढ़ेगी। प्रेजेंट में 1+33 हो सकते हैं, हमेशा नहीं भरते इतनी सीटें। अच्छा, इसको एक बार बोर्ड पे देखो। अभी मैंने कितने बताए प्रेजेंट में आज की डेट में कितने हैं? 25 हैं, जिनमें से एक तो सीजीआई है। मान लो एकदम से वर्कलोड बढ़ जाए, बहुत काम आ जाए, एकदम से केसेस आए, बहुत सारे लोग मौलिक अधिकारों की दुहाई देने लगे कि जी हमारे इलाके में मौलिक अधिकार छीन लिए, ये है वो, इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाए। कोई पीआईएल लगा दे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका, और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को लगे कि यार केसेस बहुत बढ़ गए इस 1 साल में, तो पता क्या करेगा वो? राष्ट्रपति को कहेगा सर हमारी जो मान्य है संख्या वो कितनी है? 1+33। अभी कई जजेस की सीट खाली है, लेकिन हम नहीं चाहते परमानेंट आप रखें, आप कुछ हमें 6-7 महीने के लिए दे दीजिए। तो वो कौन से जजेस रखवा लेंगे? एडहॉक। एडिशनल नहीं होंगे। एडिशनल कहाँ होते हैं? हाई कोर्ट में। एडिशनल की तरह सुप्रीम कोर्ट में कौन रखवाए जाएंगे? एडहॉक। एडहॉक की सीट अभी खाली पड़ी है क्योंकि 24 हैं, जबकि हो कितने सकते हैं? 33। एडहॉक जब तक जरूरत है रखो, फिर हटा दो। अगर आपने 33 भर लिए तो कितनी एज तक बैठ गए वो? 65 तक। एडहॉक वालों को ऐसे एज नहीं देखनी, उनको जब आप चाहेंगे काम कम हो गया हटा दो। इसके बाद 5वां पॉइंट पढ़ना ऊपर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। टिक कर लो, नियुक्ति राष्ट्रपति। अगला भी पढ़ना, अनुच्छेद 124 में व्यवस्था है कि अंडरलाइन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा इस न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के सीजेआई से परामर्श अवश्य लेगा। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, क्योंकि उसी का परिवार है। इस पूरी व्यवस्था का, न्यायपालिका का मुखिया एक आदमी है। कौन है वो? सीजेआई। तो सीजेआई के अंडर लोग रखने हैं, हाईकोर्ट में लोग रखने हैं, तो किससे पूछना जरूरी है? सीजेआई से। नेक्स्ट करना, राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त परामर्श के आधार पर की जाएंगी। राष्ट्रपति मर्जी से बना देगा या परामर्श लेगा? बताओ कितने लोगों का परामर्श होगा? 1 सीजेआई प्लस 4 अन्य, तो कुल कितने हुए? 5। लिख लो यहाँ 1+4। टोटल 5 जजेस सजेस्ट करेंगे किसको भेजना है आगे, किसको नहीं।
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताया था। अब आज वो फोकस नहीं है ना, ये इनको शायद कंफ्यूजन हो गया, हो सकता है एक दो को और हो गया हो, इसको दोबारा से सुन लो। मैंने अभी आपको कहा आज हम फोकस करके पढ़ रहे हैं सीजेआई को, सुप्रीम कोर्ट के। जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को नियुक्त करेगा या हाई कोर्ट के किसी भी जज को नियुक्त करेगा तो एक प्रोसेस को वो फॉलो करेगा। ये प्रोसेस क्या होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को बनाना है तो सीनियर मोस्ट ही बनता है 1+33। इसको बनाना है तो मैंने बताया विधि मंत्री की चिंता है, विधि मंत्री को चिंता होगी सर आप तो हटने वाले हैं, किससे पूछें, तो वो 4 जजेस के साथ डिस्कस करेगा भाई किसको बनवाना है, ये एक्सपीरियंस है इसको बनवा देते हैं। इस तरह करके ये एक बता देगा इनके साथ मिलजुल के इनमें से किसको बनाना है। सुप्रीम कोर्ट की तरह मैंने एक दिन आपको हाई कोर्ट पढ़ाया तब बताया था 1+ क्वेश्चन मार्क कि कैसे बनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई से पूछेगा, जिस राज्य में बनाना है वहां के राज्यपाल से पूछेगा और बना देगा इस एक को। लेकिन जब इस एक के अंडर काम करने वालों को बनाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई से पूछेगा, उस राज्यपाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, किससे पूछ लेगा, उस राज्य के चीफ जस्टिस से, क्योंकि वो उसके अंडर काम करेंगे। वो तो है ही है बात, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलो आगे फटाफट से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 124 हो गया ना पूरा, किस पे पहुंचे हम, लास्ट पॉइंट पर। लास्ट पॉइंट देखो, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को सजेशन देने से पहले, अंडरलाइन करना, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करेंगे और न्यायाधीशों से प्राप्त सजेशन के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देंगे। तो ऐसा भी नहीं कि ये कोई सर्वे सर्वा है, मेरी मर्जी चलेगी। सीजीआई कितनों से पूछेगा, 4, कुल मिला के कितने हो गए, 5। सजेशन जाएगा राष्ट्रपति के पास, लेकिन जाने से पहले वो 4 से डिस्कस करेगा किसका नाम भेजना है, कौन एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि मैं ही डिसीजन लेके जाऊंगा कि कौन बनेगा। इसके बाद आ जाओ इनकी नियुक्ति पर, कौन बन सकता है। पहला पॉइंट करना, भारत का नागरिक हो। दूसरा, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट्स का लगातार कम से कम 5 साल तक जज रहा हो। लिख लो मैक्सिमम इसी से बनते हैं। 95% जजेस आज तक 71 सालों में वही बने हैं जो हाई कोर्ट में जज थे। सिर्फ 8-10 लोग हैं जो हाई कोर्ट के वकील थे और बन गए जज। नेक्स्ट करना, किसी हाई कोर्ट या कई कोर्ट्स में लगातार 10 साल तक एडवोकेट रह चुका हो। एडवोकेट मैंने बताया था कहाँ का पेपर पास करके बनते हैं। हाँ, जब आप लॉ पढ़ लेते हैं तो आपको बार का एक पेपर देना पड़ता है। जब आप वो पेपर दे देते हैं तो उसके बाद आप क्या बन जाते हैं, एडवोकेट, और आप केस लड़ सकते हैं। कितने साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल। अगर आप केस नहीं लड़ेंगे ना तो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता सुप्रीम कोर्ट के लिए, आपके पास केसेस होने चाहिए तब बात बनती है। चलो तीसरी कंडीशन क्या थी इसकी, किसकी नजर में विधि का ज्ञाता, राष्ट्रपति की नजर में विधि का ज्ञाता हो तो ही वो बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का मुखिया। इसके बाद अगला पॉइंट है, अगले पेज पे आ जाओ। कितनी बार इस बात को नकारा गया और सीनियर को हटा के जूनियर बना दिए, 2 बार। कौन थी आपकी पीएम, इंदिरा गांधी। और जब ऐसा हुआ तो उस आदमी ने जो नंबर 1 वाला था किस इलेक्शन में हिस्सा लिया, राष्ट्रपति। वैसे वो हार गए और कौन बन गया, ज्ञानी जैल सिंह जी। लेकिन इस बात से एक बात तो क्लियर हुई कि पीएम हावी हो सकता था, और जिसके 2 उदाहरण क्या दोगे, 1971 के बाद 77 के बीच में 2 बार ऐसा हुआ, इसलिए फिर कोलेजियम लाना पड़ा। और अब कोलेजियम भी नहीं है, अब क्या चलता है, एमओपी। पहला पॉइंट देखो पेज 141 पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, कोई बात नहीं लाइट आ जाएगी, इसको सुन लेते हैं तब तक। देखो आ गई, आ जाएगी लाइट, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट पढ़ो, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से परंपरा बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट के, इसको अंडरलाइन कर लो, सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। ये परंपरा लिखी थी या वैसे ही बन गई थी, इसलिए मर्जी की सरकार ने। लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया, टिक कर लो 2 बार। 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति A.N. रे को चीफ जस्टिस बना दिया। चौथे नंबर का था ये, और इसको बना दिया फर्स्ट, जो कि गलत था। आगे फिर पढ़ो, 1975 में न्यायमूर्ति H.R. खन्ना, ये लड़े थे इलेक्शन, लिख लो यहाँ H.R. खन्ना के पास, लिखो राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हुए पर हार गए। इनको ये था कि इंदिरा को मजा चखाना है तो राष्ट्रपति बनके इनसे ऊपर के पोस्ट पे बैठ के बात बनेगी। राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हुए पर हार गए, किसने हरा दिया, ज्ञानी जैल सिंह जी ने। वो भी लिख लो, ज्ञानी जैल सिंह जी से हारे, ज्ञानी जैल सिंह जी से हारे। तो आज तक कितनी बार मिसयूज किया पीएम ने अपनी पावर का, न्यायपालिका में 2 बार, इसलिए क्या बनाई गई होगी, कोलेजियम। फिर कोलेजियम को तोड़ने के लिए मोदी जी क्या लाए, एनजैक। आज ना कोलेजियम ना ही एनजैक, एमओपी है। कभी सरकार को चिंता होती है, कभी सीजीआई को अपने आप। नेक्स्ट पॉइंट करना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अंडरलाइन कर लो, राष्ट्रपति भारत के सीजीआई की सलाह से करता है। जितने जजेस बनाने हैं किससे पूछना पड़ेगा, सीजीआई, क्योंकि इन सबका मुखिया कौन है, सीजीआई। नेक्स्ट पढ़ लो, इसका अर्थ हुआ कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के पास है। क्या ऐसा है सच में, क्या मंत्री परिषद के पास है, नहीं है। आज मंत्री परिषद कहीं स्टैंड नहीं करती, क्योंकि अब 2018 से क्या लागू कर दिया हमने, एमओपी। एमओपी में किस किस की चिंता है, ये कभी चिंता है विधि मंत्री की। विधि मंत्री को चिंता कब होती है, जब सीजेआई रिटायर हो जाए, और अगर सीजेआई के अंडर वाले रिटायर हो जाए तो सीजेआई को चिंता। विधि मंत्री कुछ नहीं करता, ये सिर्फ नाम बताता है, और वो नाम भी किससे पूछता है, ये सीजेआई। सीजेआई कितनों से सलाह करते हैं, 4 जजेस, फिर एक नाम भेज देते हैं। जब ये हटने वाला हो तो इसको जल्दी होती है कि सर आप कहीं हट जाएं और आप भूल जाएं, पहले ही हमारे पास नाम भिजवा दो। ये इन 4 को कहता है भाई कौन बनेगा, तो चारों में से कोई सा एक होता है। ये कह देगा सर मेरे बाद सीनियर मोस्ट वो है, वो बना दो। ये किसको बताएगा ये बात, फिर पीएम किसको बनाएगा, बस राष्ट्रपति शपथ दिला देगा। तो बहुत छोटा प्रोसेस है। अगर ये हटते हो तो वर्कलोड इसके सिर पे आएगा, भाई तेरे जजेस का में तो जिम्मेदारी तो तेरी है ना, काम क्यों नहीं किया। तो ये तुरंत किसको बता देगा, विधि मंत्री को। विधि मंत्री किसको बताएगा, पीएम, और पीएम बताएगा राष्ट्रपति को। हाँ जी, रिटायरमेंट के बाद, हाँ क्या बताए कि किसको बनाना है, रिटायरमेंट से पहले पता होता है ये बनेगा।
अगर ऐसा हो जाए तो कहते हैं कि सीजेआई तब तक नहीं हटेगा जब तक नया ना बन जाए। वैसे ऐसा होता नहीं कभी, ये पता होता है। अब हमें पहले पता है 2022 में आपके NV रमन्ना का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा मिड में, तो मार्च से आप देखना नया प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। इतने दिन जब ये पता ही है ये करना है काम, तो क्यों रुकेंगे? अगर हो तो उस कंडीशन में ये बैठ सकता है, पर ऐसा आज तक तो हुआ नहीं, 71 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। किसके रूप में? एडवोकेट के रूप में। ये देश की बेइज्जती है, इसलिए ऐसा नहीं करते। जब भी कभी सीजेआई रिटायर होता है ना, सीजेआई का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एडवोकेट से बड़ा है या छोटा? एक होता है नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत कहता है आप जिस पोस्ट पे हैं उससे नीचे अगर आप काम करते हैं तो आप न्याय नहीं कर पाएंगे, मतलब गलत होगा। तो अगर सीजेआई रिटायर हो गया तो ये कभी भी एडवोकेट के रूप में काम नहीं करेगा। इसकी तो बेइज्जती है ही है, आपके देश की भी बेइज्जती है कि एक आदमी जो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा, जिससे ऊपर कोई था ही नहीं, जो राष्ट्रपति को सलाह देता था, आज वो क्या बन के काम कर रहा है? एडवोकेट। इसलिए जितने जजेस रिटायर हुए सीजेआई से, वो ज्यादातर या तो किसी आयोग के अध्यक्ष बन गए, नहीं तो फिर वो छुट्टियां मना रहे हैं। एडवोकेट कोई नहीं बनता। अगर कोई हाई कोर्ट से रिटायर होता है कोई जज, तो वो जा सकता है एडवोकेट बन के। कौन से कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट। या तो वो हाई कोर्ट में अपने से ऊंचे रैंक पे, तो हाई कोर्ट में तो उतना ऊंचा रैंक मिलेगा नहीं, तो ज्यादातर हाई कोर्ट के जजेस किस तरफ का रास्ता पकड़ लेते हैं? वैसे भी देखो ये 62 में रिटायर हो जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में तो 65 तक वैसे भी जजेस बैठे हैं। बहुत बार ऐसा होता है एडिशनल और एडहॉक जजेस जितने हैं ना, उठा के पढ़ोगे वो सब वही हैं जो रिटायर हो चुके थे, या तो सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से अगर रिटायर हो गए तो वहीं पे उनको क्या लगा लेंगे? एडिशनल। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर है तो वो एडहॉक लग जाएंगे। ये वही जजेस हैं, तुम्हारे और मेरे जैसे लोग थोड़ी जज लगेंगे, जिनका एक्सपीरियंस है उनको लगाएंगे। चलो बाकी कल पढ़ेंगे कॉलेजियम। हाँ, अगर उसने कुछ गलत किया है, असमर्थता, शारीरिक मानसिक, हटा सकते हैं।